यूक्रेन से भारतीयों को लाने का सिलसिला तेज होने के साथ ही उन तमाम घरों की खुशियां भी वापस लौटती नजर आ रही हैं जिनके घर से उनका कोई अपना यूक्रेन में फंसा हुआ है। इस माहौल में, इस वॉर के माहौल में ऐसे ही एक एमबीबीएस के छात्र खान नदीम अख्तर कल रात वापस लखनऊ पहुंचे हैं। यूक्रेन से दिल्ली और फिर दिल्ली से लखनऊ वो पहुंचे हैं और उनके घर में भी अब खुशी का माहौल है। बात करेंगे यहाँ पर हम नदीम से और जानेंगे कि किन परिस्थितियों का, किन मुश्किलों का उनको सामना करना पड़ा इन कुछ दिनों के दौरान। नदीम, पहले तो बधाई हो भाई आपको कि अपने घर वापस आप आ गए। सर, जिस आप लोगों की वजह से हम यहाँ पे पहुँच पाए हैं और हम क्या कह सकते हैं, बस आप लोगों का शुक्रिया है। गवर्नमेंट की भी थोड़ी तारीफ़ करनी पड़ेगी, उन्होंने इतना किया है, लेकिन जितना किया है उतना काफ़ी नहीं है। अभी बहुत ढेर सारे बच्चे वहाँ पे फंसे हुए हैं, हमसे भी बुरी कंडीशन में है। वहाँ पे ऐसे बहुत से एरिए हैं जिससे आप लोगों को मालूम है, कीव है, खारकीव है, उड़ीसा है, सुमी है। उन बच्चों के लिए भी गवर्नमेंट को थोड़ा प्रयास तेज करना चाहिए। हम जिस इलाके में थे उतने बुरे हालात तो नहीं थे विनिस्या जैसे रीजन में, पर लेकिन जैसा मैंने बताया, और जो क्षेत्र हैं बहुत बुरे हैं, उनके लिए गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ सोचना चाहिए। नदीम, आपसे जानना चाहेंगे वो पहला दिन जब आप लोग को सबसे पहली इन्फॉर्मेशन मिली, किस दिन मिली और उसके बाद से किस तरह से हालात बदलते गए? हालात बदलने का बेसिक सा सिस्टम ये था कि जैसे ही हमें न्यूज़ मिली कि यहाँ बम अटैक हुए, हम जल्दी जल्दी उठे। हमने सामानों में कुछ अपने घरों की बात होगी है किस तारीख? एक्चुअली मुझे एग्जैक्टली ध्यान तो नहीं, इतना मैं घबराया हुआ हूँ कि मुझे कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं है। तो पहली कोशिश हमने की, हम जाके कुछ ख़रीद लाएं अपने घरों में इकट्ठा खाने के लिए, इकट्ठा कर सकें। उसके बाद फ़ौरन हम वहाँ सुपर मार्केट गए, जो कि एटीबी बहुत बड़ी मार्केट मानी जाती है, वहाँ की एक सुपर मार्केट है। तो वहाँ पे खाने के लिए ज़्यादा सामान नहीं था, थोड़ा बहुत हमें 2 पैकेट आटा लिया, 4 किलो चावल लिया, उतने में हम घर आ गए। उसके बाद हमें बच्चों ने आपस में डिस्कस किया एटलीस्ट हमें कुछ मनी रखनी चाहिए, कैश। हम कैश निकालने गए तो 2-3 तक एटीएम में कैश भी नहीं था। विदाउट डर हम अपने घरों में रहे, बेगर डरते हुए घरों में रहे। और थोड़ी देर बाद अलार्म भी बज रहा था कि जैसे भी तीन सायरन बजे आपको अपने घरों से छोड़ के बंकर में जाना पड़ेगा। और बंकर की लोकेशन थी करीब 500 मीटर। जिस जगह पे आप थे, क्या वहाँ पर भी कुछ बमबारी या इस तरह के हालात थे? या वही मॉर्निंग में हम बात कर रहे थे, अपने पापा चाचा से ही बात कर रहे थे, तो हमको ऐसा लगा कि बम फटा। तो हमको सुबह हुई कि बम था कि नहीं होता, बिल्डिंगें हिल रही थी थोड़ी देर के लिए। तो हमने जब दोस्तों से पूछा कि क्या हुआ, तो उन्होंने बोला बम गिरा है। उसके बाद फ़ौरन ही हम भागने की कोशिश की। हमने एम्बेसी से कॉल किया, एम्बेसी से किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। उसके बाद हमने यूनिवर्सिटी से कॉल किया, यूनिवर्सिटी में भी किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। फिर हम सारे बच्चे एक जगह इकट्ठा हो गए। वहाँ से बाहर कैसे निकले, उस कहानी को आपकी जानना चाहेंगे, कैसे आप पूरा बाहर आए, यहाँ तक पहुँचे हो? एक्चुअली ये बहुत कठिन सिचुएशन थी भागने के लिए। हमें किसी का भी सपोर्ट नहीं मिला, ना इधर एम्बेसी का ना इधर यूनिवर्सिटी का। एम्बेसी ने सिर्फ इतना बोला कि आप निकल जाइए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे। फिर हमारे एजेंट ने थोड़ा बहुत सपोर्ट किया, जो इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव हैं। उन्होंने बोला कि हम आपके लिए बसेस अरेंज कर रहे हैं, आप अपने पैसे दीजिए और निकल जाइए। ये सब मॉर्निंग में हुआ था, लेकिन इवनिंग तक होते होते उन्होंने बोल दिया कि एम्बेसी ने बोला है वहाँ पर रहने की व्यवस्था नहीं है, खाने की व्यवस्था नहीं है, आप अपने आप की रिस्पॉन्सिबिलिटी पे जाना चाहते हैं बॉर्डर पे तो चले जाइए। हम बच्चे इतने घबराए हुए थे, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर हमारी टीचर्स ने, हमने यूनिवर्सिटी के मेन डिपार्टमेंट बोले तो हेड प्रिंसिपल, उन्होंने हमें कोई सपोर्ट नहीं किया। कुछ टीचरों ने सपोर्ट किया, तो हमने टीचरों से बात की। टीचर ने हमारे लिए बसेस अरेंज की। उसके बाद लगभग 2,70,000 इंडियन रुपीज़, जो कि 70,000 ग्रेविना होता है, उसमें हमने बुक की। और फिर हम अगले दिन 26 इन द मॉर्निंग 11:30 हम वहाँ से लीव किए। जब हम वहाँ से लीव कर रहे थे यूनिवर्सिटी से, तब भी हमें रोका गया डीन के द्वारा कि आपके पास कोई ऑफिशियल लेटर नहीं है, आप कैसे नहीं जा रहे हो, आपके पास कोई एम्बेसी से लेटर भी नहीं है। तो बच्चों ने बोला मैम आप तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ले नहीं रहे हो, अगर हम यहाँ रुके हमें कुछ होता है तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे नहीं। तो बच्चे ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से वहाँ से लीव किया रोमानिया बॉर्डर के लिए, यूक्रेनियन बॉर्डर के लिए। लगभग कितने घंटे की ये जर्नी रही होगी, कितनी जर्नी रही होगी? अप्रॉक्सीमेटली अगर जाम नहीं होता है तो 6 से 7 घंटे का रास्ता होता है, लेकिन हम जाम की वजह से लगभग 8 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। और हम सुबह 26 तारीख को सुबह 6:30 11:30 स्टार्ट किए थे, और अगले दिन 6:30 हम बॉर्डर पे 6:30 इन द मॉर्निंग बॉर्डर पे पहुंचे थे। लगभग 24 घंटे का सफर। 70 घंटे थे कुछ कम, 11:30 जी। अच्छा, तो ये बताइए, जब तक आप बस में चल रहे थे, किसी की कोई प्रोटेक्शन या किसी की कोई जिम्मेदारी, या सिर्फ अपने रिस्क पर आप लोग चल रहे थे? जिसकी मैंने पहले बताया, मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे जा रहा था। हमारे साथ ना तो कोई पुलिस था, ना कोई इवन एक सिंगल पर्सन भी नहीं था जो यूनिवर्सिटी से या एम्बेसी से हो, जिसको रशियन लैंग्वेज या यूक्रेनियन लैंग्वेज आती है, जो हमको सपोर्ट कर सके। हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे यहाँ तक आए, बॉर्डर तक। इस पूरे रास्ते में क्या मुश्किलें रहीं आप लोग के साथ? मुश्किलों में सबसे बड़ी मुश्किल थी कि सब डर रहे थे कि कुछ भी हो सकता है, वॉर का टाइम है।
और ऐसा उन्होंने बताया गया था हमारे सीनियर्स ने कि हो सकता है तुमको मिले जो वहाँ की पुलिस हो या आर्मी वाले हों आपको रोकें। तो इसीलिए बच्चों को ये डर लग रहा था क्या पता हम घर पहुँच पाएँ ना पहुँच पाएँ, या आर्मी का वॉर होता है तो हम पे अटैक हो जाए, ऐसा कुछ। हम भयभीत हो क्या यहाँ तक। अपने घर पे बातचीत चल रही थी उस बीच? घर पे बात रेगुलर चल रही थी। हमारे पापा चाचा हमें समझा रहे थे कि परेशान ना हो, जैसा सब लोग कर रहे हैं वैसा आप कर लीजिए। वहाँ से जब आप आ गए, आपने बोला रोमानिया बॉर्डर पर, तो उसके बाद फिर यहाँ इंडिया तक आने का सफ़र किस तरह से रहा? इंडिया पर आने तक का सफ़र डर तो था, घबराहट थी, लेकिन ये था इतना डर नहीं था कि हाँ अब इतना रिलैक्स हो गया था कि हम यहाँ पे हमारी डेथ नहीं होगी, हम पहुँच जाएंगे, आज नहीं तो कल कभी ना कभी पहुँच जाएंगे, लेकिन ये कंफर्म नहीं था कि कब पहुँचेंगे। वहाँ आने के बाद आप लोग को सुविधाएं, खाना पीना, रहना, ये सब अरेंज हुआ था? वहाँ पे आप समझ लीजिए एकदम भारत जैसा माहौल था। वो हमको एकदम फैमिली की तरीके से ट्रीट कर रहे थे। आपको जो कुछ भी खाना है, जो कुछ पहनना है, वो सब कुछ दे रहे थे आपको। अभी आप जिक्र कर रहे थे जो आप लोग की बसेस जा रही थी उनमें फ्लैग्स लगाने से जुड़ी कुछ आप बात बताए थे, जानना चाहिए। क्योंकि हमें एम्बेसी से इतना ही बताया गया था कि अगर आप फ्लैग लगा के जाएंगे तो आपको रशियन ने बोला है कि आप पे वो अटैक नहीं। कौन से फ्लैग? रशियन फ्लैग नहीं, अपनी गाड़ी। इंडियन फ्लैग, सॉरी जी। तो रास्ते में किसी ने कोई परेशान किया? रास्ते में हमें 3-4 जगह रोका गया ये जानकारी करने के लिए कि इसमें कौन है, कहाँ से जा रहे हो, लेकिन बाद में उन्होंने ज़्यादा परेशान नहीं किया, 1-2 मतलब 10-15 मिनट में हमको छोड़ दिया। तो अभी आपके साथ के भी स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे फंसे हुए? हाँ, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, वहाँ पे कोई सिस्टम नहीं है, कोऑर्डिनेशन नहीं है। मेरे साथ ही जो बच्चे आए, इवन मेरे से जो पहले आए, वो तो कुछ बच्चे जो आए थे यूक्रेनियन बॉर्डर पे, वो बॉर्डर क्रॉस नहीं कर चुके। मैं लकी था, किसी तरीके से वहाँ से निकल गया। और कुछ बच्चे जो मेरे साथ बॉर्डर क्रॉस किए थे वो अभी भी वहाँ रोमानिया में फंसे हुए हैं, और मैं रोमानिया से इंडिया चला आया। अच्छा, वहाँ के आपने हालात के बारे में जिस तरह से बताया, कितने साल हो गए आपको यूक्रेन में? मैं 4 साल से रह रहा हूँ, 4th ईयर है जी। पढ़ाई जी, तो पढ़ाई तो अभी बाकी है आपकी। हालात अगर सुधरते हैं तो क्या वापस जाने का सोचेंगे? अभी तो डिपेंड करता है कि आगे कैसे हालात होते हैं, क्या होते हैं। अभी तो काफ़ी वक्त है सोचने के लिए, फिर अभी उसके बारे में कुछ डिसाइड नहीं किया, जाना है कब नहीं जाना है, तो डिपेंड करता है हालात पे। अच्छा, जब आप वहाँ पे फंसे हुए थे तो उस बीच में क्या यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट ने और बाकी अलग अलग जगह से नंबर्स बहुत सारे इशू किए गए थे हेल्पलाइन के, उन नंबर्स पर भी आप संपर्क करते हो? हमने नंबर पे संपर्क किया, बहुत कॉलें की, लेकिन वो हमको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे थे। जिस तरह से हमें एक सांत्वना होती है वो हमको सांत्वना नहीं दे पा रहे थे। क्या बात होती थी उन नंबर्स पे? हम सर यही पूछते थे कि सर हमें यहाँ निकालने का क्या प्लान है, कैसे निकालेंगे, कब निकालेंगे। तो वो यही बोलते थे कि भाई अभी आपको यहाँ से चले जाओ, हमें पास कोई फ़्लाइट की व्यवस्था वगैरह नहीं है, हम कैसा अभी किसी तरीके से आप बॉर्डर क्रॉस कर लो, इन्होंने ये बोला था। ये जो नंबर यहाँ से इशू हुए थे उन पे बात होती थी जी। तो यहाँ पर हमने नदीम की बात सुनी है, अब उनके अंकल यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर, आपका नाम? जमालुद्दीन खान। जमालुद्दीन साहब, बेटा घर वापस आ गया है, जाहिर सी बात है खुशी का माहौल होगा। जी, बहुत खुशी है। और जो है थोड़ा यहाँ आने के बाद जो है दिल को सुकून मिला है, क्योंकि जिस तरह वहाँ के हालात हैं जो हम लोग टीवी पे देख रहे हैं और जो वहाँ से वीडियो आ रही हैं वो बहुत ही डेंजरस है। जाहिर सी बात है कि अब तो बेटा घर पे है, लेकिन जो इन्होंने अपनी समस्याएं बताई, वहाँ से पहुँचना ही बॉर्डर तक एक चुनौती था। तो एक चुनौती का सामना ये कर रहे थे, आप लोग किस चुनौती का सामना कर रहे थे घर में जब थे? नहीं, हम लोग तो ये कह रहे थे जब जो सॉल्यूशन है उसी में सोचा जा सकता है, जैसा सब लोग करेंगे वैसे ही करना है। भाई एम्बेसी की तरफ ही कुछ कर सकती थी, इंडियन एम्बेसी जो है वही कुछ कर सकती थी वहाँ, बाकी हम लोग यहाँ से तो कुछ कर नहीं सकते थे। तो आप लोग संपर्क कर रहे थे एम्बेसी से? नहीं, इंडियन गवर्नमेंट के माध्यम से कोई आप लोग अपने क्या प्रयास कर रहे थे यहाँ पर? नहीं, हमने तो कोई प्रयास नहीं किया, क्योंकि वहाँ ये लोग थे, इन लोगों को ज़्यादा नॉलेज था और यही लोग कांटेक्ट कर रहे थे। हमने तो खैर कहीं नहीं कांटेक्ट किया। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए, जैसे अभी हमने इनसे भी सवाल किया कि अगर हालात सुधरते हैं भविष्य में, तो इन्होंने कहा हम सोचेंगे जाने का, आप लोग अभिभावक हैं, आप लोग की क्या अब लगता है सोच के आगे भेजेंगे अगर हालात सुधरते हैं, या नहीं कि भाई बच्चा यहाँ रहे? नहीं, बिल्कुल, इनको तो कोर्स MBBS कोर्स कंप्लीट करना ही है, तो ये तो जाएंगे ही जाएंगे। नदीम, एक चीज़ ये बताओ, क्या अपील करना चाहोगे आप हमारे चैनल के माध्यम से? मैं चैनल से इतना ही अपील करना चाहूँगा कि एटलीस्ट जो बच्चे मोस्ट अफेक्टेड जोन में हैं उनके लिए कुछ करिए, जितना पॉसिबल हो सके से ज़्यादा फ़्लाइट के अरेंजमेंट करिए, और एटलीस्ट इंडियन एम्बेसी और यूनिवर्सिटीज़ के बीच में कोऑर्डिनेशन सेटअप कीजिए। यानी सबसे बड़ी समस्या जो है कोऑर्डिनेशन की लगती है। कोऑर्डिनेशन का सिस्टम वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है,
और बॉर्डर पे भी कोई व्यवस्था नहीं है। एटलीस्ट एक इंडियन रिप्रेजेंटेटिव बंदे को बॉर्डर पे लगाया जाए कि जो बच्चों को सांत्वना दे सके और उनको संभाल सके। अच्छा, जिस यूनिवर्सिटी में आप पढ़ते हो क्या लगता है कितने % बच्चे वहाँ से रेस्क्यू होकर वापस आ चुके होंगे? एटलीस्ट मोस्टली हमारी यूनिवर्सिटी से बच्चे तो आ चुके हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ 500 या 1000 स्टूडेंट होंगे जी। तो यहाँ पर हमने नदीम और उनके जो अंकल यहाँ पर मौजूद हैं उनको सुना। एक डर का माहौल हर समय कि पता नहीं अगले पल क्या हो जाएगा। उस डर के माहौल में जिस तरह से वो बॉर्डर तक पहुँचे और वहाँ से पहुँचने के बाद उन्हें राहत की सांस आई, और तब फिलहाल वो अपने घर वापस लखनऊ पहुंच चुके हैं। लेकिन लगातार उनका ये कहना है कहीं ना कहीं एक समन्वय की कमी ज़रूर वहाँ पर दिखी, जिसकी वजह से दिक्कतें ज़्यादा हैं। और वो अपील कर रहे हैं कि वो तो अपने घर आ गए, लेकिन जो लोग अभी वहाँ पर फंसे हुए हैं बड़ी संख्या में, उनको जल्द से जल्द किसी तरह से वापस लाया जाए। कैमरा सहयोगी वीरेंद्र के साथ शैलेश अरोरा, ABP गंगा, लखनऊ। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।